So good morning, everyone. Let's start with the last unit, that is semiconductor and semiconductor devices. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम कंडक्शन बोलते हैं तो कंडक्शन के लिए किस तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड किया कि मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। व्हेन यू से मेटल्स और कंडक्टर्स, बेसिकली आपके दिमाग में क्या आता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी कोलिजन्स होती है। किसके साथ कोलिजन्स होती है? कर्नल्स के साथ। उससे रेजिस्टेंस ऑफर होता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विद द फ्लो ऑफ करंट हीट जनरेट होती है। एज हीट इज जनरेटेड वो रेजिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। रेजिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होता है तो करंट कंपैरेटिवली रिड्यूस करने लगता है। ठीक है ना। और नॉर्मली इस तरह के मटेरियल्स को यूज करके जो चीजें बनाई जाती थी, जो डिवाइसेस बनाए जाते थे, उनको रन करने के लिए हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। हाई वोल्टेज में वो काम करते हैं, जिससे पावर कंजप्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बनाए गए उसमें ये पॉसिबिलिटी पहले से पता थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मटेरियल के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब जो जो डिवाइसेस पहले यूज होते थे उनमें मैंने आपको बताया कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता था। उसमें ना डायोड जो ट्रायोड यूज होते थे, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। जिसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या आपने पुराने टाइम के टीवी देखे हैं, टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन? हाँ, वो इतने बड़े बड़े होते थे, उसे पिक्चर ट्यूब कहते थे। दे वर बेस्ड अपॉन पिक्चर ट्यूब। आपको फंडामेंटल तो पता होना चाहिए उसका क्या है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज होते थे। उनके पास तीन, मतलब बेसिकली वो ट्रायोड पेंटोड, डायोड ट्रायोड पेंटोड इस तरह से होते थे। डायोड मतलब दो टर्मिनल्स हो गए, राइट, कैथोड और एनोड। फिर ट्रायोड होता था, फिर पेंटोड होता था। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहां से और अब कहां पहुंच गए। हाई वोल्टेज यूज होती थी, मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल किया जाता था। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जहां जाके हिट करेंगे उसके बेसिस पे सिंटिलेशन होती थी और आपको पिक्चर दिखाई देती थी। ये होता था उन ट्यूब्स के अंदर। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो सब वैक्यूम बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब क्यों बनाई जाती थी? ताकि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, ट्रेवल करे, तो उनकी कोलिजन्स ना हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होगी तो वैसे ही बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा और जहां पे आप एग्जैक्टली उसका रिजल्ट चाहते हैं, मोशन चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। तो उससे बाहर आगे आके फिर यूज होने लगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज आप कहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, फिर ये समझेंगे कि भाई क्यों, क्या एडवांटेज मिली हमें उस चीज की। ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल इजी से शुरू करते हैं। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, राइट, या आपके घर में स्मार्ट टीवी है, ये सभी चीजें अब किस चीज से बनती हैं? एलईडी से बनती हैं। इनके अंदर क्या लगी होती है? एलईडी डिस्प्ले होता है। वो एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये जो डायोड बनते हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। दीज आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ठीक है। और देखिए आपके रिमोट के अंदर आगे एलईडी लगती है, वो भी लाइट एमिटिंग डायोड है, वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आप जो ट्रैफिक लाइट्स पे जाते हैं, वहां ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जो जो रेड ग्रीन है ना, या फिर और कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है, इन सब के अंदर आपको डॉट्स दिखाई देंगे। पहले क्या होता था, एक बल्ब होता था उसके अंदर जिससे वो ओवरऑल ग्लो करता था। अभी आपको उसके अंदर डॉट्स दिखाई देते हैं। वो डॉट्स, उसके अंदर एलईडीज लगी। आप देखेंगे कार के अंदर भी एलईडी लगी होती है, राइट। कार की फ्रंट लाइट में क्या लगी होती है? एलईडीज लगी होती है। और एलईडीज कोई समझा सकता है कहीं पे यूज करते हैं? जब भी कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन पे जो लड़ियां लगाते हो, वो जो लड़ियां उनके अंदर भी क्या लगी होती है? एलईडीज लगी होती है। अच्छा, कई जगह सिटी में आपने ऐसा देखा होगा, यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू अ हाउस, इनटू अ स्कूल और सम सैलून, राइट, और मॉल। आप जब एंटर करने लगते हैं तो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। वहां पे क्या लगे होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं, बेसिकली फोटो डायोड कहते हैं उनको। तो वो भी डायोड्स हैं, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो जितने भी आप बोलेंगे, ये तो मैंने सिर्फ डिस्प्ले की बात करी थी। मोबाइल के अंदर की जो फंक्शनिंग है, टीवी के अंदर की जो फंक्शनिंग है, वो भी सारी आज के टाइम में कौन कंट्रोल कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंट्रोल कर रहे हैं। डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है। आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो अब लगभग हर जगह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
इसको फंक्शन करवाने के लिए बहुत ही लो वोल्टेज की जरूरत होती है। ऐसा क्या हो गया भाई, लो वोल्टेज क्यों चाहिए? क्योंकि इनके अंदर जो करंट को कंट्रोल करने का तरीका है वो, ध्यान देना, वो बेसिकली जंक्शन से डिसाइड होता है। आपने केमिस्ट्री में पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल सुना होगा, पी एन जंक्शन, राइट? इतना आपने सुना होगा नहीं? जब आप मेरे ख्याल सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं उसके अंदर पी टाइप एन टाइप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उस पी टाइप एन टाइप को मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, और फिर उन्हें ज्वाइन करने से बनता है उनके बीच में जंक्शन, पी एन जंक्शन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया गया था कि जो करंट फ्लो होता है उसके लिए नॉर्मल जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर और होल्स वैलेंस बैंड के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो अब वहां जाके हम डिस्कशन करते हैं। एडवांटेज में क्या बता सकते हैं कि भाई अगर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर लाइट पड़ रही है ना, सनलाइट पड़ रही है, वो भी उसे फंक्शन करवा सकती है, वो भी उसे फंक्शन करवा सकती है। और फंक्शन करवाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जनरेट करना, इजीली इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जा सकते हैं। कारण क्या है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, राइट? कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी वो वीक होते हैं, और थर्मल तरीके से वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। आई बात समझ में आपको? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने की कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और एक साथ इनका बहुत ज्यादा अमाउंट बनाया जा सकता है। क्लियर? बहुत ज्यादा नंबर बनाया जा सकता है। ये रकेट होते हैं, ऊपर से गिर गया एलईडी, ऊपर से गिर गई तो टूटेगी नहीं, बल्ब गिर गया तो टूट जाए। सो ये रगेड होते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। हाँ, इतना जरूर है कि इनमें ना रिपेयर की पॉसिबिलिटी कम होती है, फिर डायरेक्टली रिप्लेस ही होते हैं, बट लाइफ इतनी ज्यादा है कि उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट कम होती है। ठीक है, और इनको रन करवाने के लिए वोल्टेज कम चाहिए। अब देखो मोबाइल की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए आप कितना वोल्ट यूज करते हैं, या उसके ऊपर कितना लिखा होता है? 5 वोल्ट मान के चलो ऑन एन एवरेज। तो सोचो आपके पूरे मोबाइल को रन करवाने के लिए कितने वोल्ट सफिशिएंट है? 5 वोल्ट सफिशिएंट। गेटिंग दैट? तो ये सारी फंक्शनिंग बहुत ही लो वोल्टेज की होती है। लो वोल्टेज, लो पावर कंजम्पशन, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। क्लियर हुआ? मैं आज नोट्स आपके इस पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो लोग लेना चाहें वो सर से आज आज नहीं तो कल कल ले पाएंगे आप। अब बात आती है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, ये क्या था? आपने जो पी टाइप एन टाइप पढ़ा था वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर होता है टेट्रावेलेंट, जिसमें क्या यूज होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट? सिलिकॉन अलग, जर्मेनियम अलग, उनकी वेफर्स बनती है एक्चुअली। वेफर समझते हो? बहुत पतली पतली लेयर्स बनाई जाती हैं, शीट्स बनाई जाती हैं, उनके ऊपर फिर ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डाली जाती है। ट्राइवेलेंट डालने से बनता है पी टाइप, और पेंटावेलेंट डालने से बनता है एन टाइप। तो ये सब हमें करना है। ठीक है, करें शुरू? लिखिए जरा, आपने हेडिंग डाल दी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डाल दो और सीधा लिखें, लिखिए सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, solid state devices can easily control electric current. Solid state devices can easily control electric current through them, by controlling the number of electrons flowing through them, number of electrons flowing through them. ठीक है, और फिर लिखो एंड specifically in semiconductors the junction formed can control the nature of charge carrier
कैन कंट्रोल नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, ब्रैकेट में डाल देना इलेक्ट्रॉन और होल, नेचर ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल, as well as its direction of flow, can control nature of charge carrier as well as its direction of flow. ठीक है, स्लोली इस चैप्टर में आप समझेंगे कि जब एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजर मूवमेंट होगी या होल्स की मूवमेंट होगी और कौन से डायरेक्शन में होगी, ये सब कुछ जंक्शन कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, फाइन। अब लिखिए जरा, अर्लियर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, earlier vacuum tubes were used as electronic devices, for the purpose of switch and amplifier, for the purpose of switch and amplifier. ठीक है, but अब लिखना नीचे, नंबर 1, high voltage was required to run them. High voltage was required to run them. Number 2, vacuum was needed. Vacuum was needed so that electrons do not undergo collisions. So that electrons do not undergo collisions. Next, लिख दो, their size was large. Size was large and were not portable easily. Were not portable easily. लास्ट में लीजिए हाई पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो अब एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि जो बड़े बड़े पुराने टीवी होते थे उसी तरह से हम तो उन्हीं से एक्सपोज थे, लेकिन उसी तरह से जहां पे भी एम्प्लीफिकेशन पर्पस भी रिक्वायर्ड था। आप जानते हैं एम्प्लीफिकेशन पर्पस का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी तो बिना माइक के बोल रहा हूँ, सपोज मुझे पूरे स्कूल को एड्रेस करना हो तो मुझे पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, उसमें एम्पलीफायर यूज होता है। अब वहां पे भी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है, क्लियर? तो पहले वहां पे क्या यूज होता था, ये वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से एम्प्लीफिकेशन किया जाता, तो वो सब क्यों हटा दिया वो मैंने आपको समझाया। अब बात किसकी करनी है? सेमीकंडक्टर। लिखिए जरा, semiconductor devices are made using अब इसमें हम समझेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स है वो कितनी तरह से डिवाइडेड है। लिखिए, नंबर 1, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मतलब जो एलिमेंट फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आप सोचेंगे तो इनसे पहले कौन सा आता है? कार्बन आता है, बट सोचो कार्बन को क्यों यूज नहीं कर सकते? कार्बन का साइज बहुत ही छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है, उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें मिडिल साइज के रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कॉमा डाल के लिख दो, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स which form covalent bonds, such that removal of electron requires less energy, such that removal of electrons requires less energy, डन। सेकेंड लिखें,
अब इसमें ना आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, लिखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें डाल सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड, राइट, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कम टू नो होता है। एक कॉम्बिनेशन चलता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का फॉर फॉर्मिंग एलईडीज। नेक्स्ट लिख दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आते हैं पॉलीपायरोल, POLY, पॉलीपायरोल, PYROLE, पॉलीएनिलीन, एटसेट्रा। तो आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी से मैं बता देता हूं कहां से आप ये पूरा पूरा रीड करें। It is given at page number 467 in the old one. तो मैं एक बार quickly read out कर देता हूँ। Devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are basic building blocks of all the electronic circuits. तो basically इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं जिनके अंदर कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया जा सकता। These are called electronic devices. Then before the discovery of transistor, such devices were mostly vacuum tubes, also called valves, like the vacuum diodes, which had two electrodes, anode and cathode, triode having three, pentode bhi hote the. In a vacuum tube, the electrons are supplied by a heated cathode, and the controlled flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes. Vacuum is required in the inter-electrode space, otherwise moving electrons may lose their energy on collision with the air molecules in their path. In these devices, the electrons can flow only from cathode to anode, that is only in one direction. Therefore, such devices are generally referred to as valves. So, valves क्यों कहा जाता है? Because electrons could flow only in one direction, that is negative electrode to positive electrode. Then these vacuum tube devices are bulky, consume high power, operate, generate high voltages around 100 volt, and have limited life and low reliability. The seed of the development of modern solid-state semiconductor electronics goes back to 1930s, when it was realized that some solid-state semiconductors and their junctions offer possibility of controlling the number and direction of flow of charge carriers through them. Right? Semiconductors and their junctions. Some excitations like simple excitations like light, heat, or small applied voltage can change the number of mobile charge carriers. Note that the supply and flow of charge carriers in semiconductor devices are within the solid itself, while in the earlier vacuum tube or valves, the mobile electrons were obtained from a heated cathode. मतलब उनको ना solid से बाहर लाना पड़ता था और vacuum में travel करते थे। अभी क्या है, within the solid ही चलता है, इसलिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, solid state electronics, within the solids ये move करते हैं। अब आप कह सकते हैं सर कंडक्टर्स तो कंडक्टिंग वायर्स तो पहले भी होती होगी, बिल्कुल होती होंगी, वो वहां तक करंट लाने का काम करते थे, लेकिन जो मेजर फंक्शनिंग थी किस चीज की, वॉल्व की तरह, मतलब एक स्विच की तरह काम करवाना है, या फिर एम्पलीफिकेशन का काम बहुत बड़ा काउंट होता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन के लिए आपको वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत पड़ती थी जिसमें आप वैक्यूम को यूज कर रहे होते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी आप सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो मैंने अभी आपको बताया, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर की हेल्प से ही काम कर पाते हैं। Fine. No external heating or large evacuated space is required by the semiconductor devices. They are small in size, consume low power, operate at low voltages, and have long life and high reliability. Even the cathode ray tube used in television and computer monitors, which work on the principle of vacuum tubes, are being replaced by LCD, liquid crystal display. ये किताब बहुत पुरानी लिखी हुई है, इसलिए भी liquid crystal display लिखा गया है। उसके बाद तो प्लाज्मा भी आ गया और उसके बाद LED भी आ गया। ठीक है, much before the full implications of semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena, that is lead sulfide, and a metal point contact attached to it was used as detector of radio waves. अब देखो
एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी क्यों है, शायद ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस ना करता, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ऐसी चीजों को अंडरलाइन करेंगे। अब एग्जाम में फिल द ब्लैंक आ गया भाई, ये लाइन एज इट इज उठ के आ गई, क्या आ गई, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल ऑफ डैश विद ए मेटल पॉइंट कांटेक्ट अटैच्ड टू इट वाज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग रेडियो वेव्स। अब आपको गलेना पता है तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं होती उसमें। In the following sections we will introduce the basic concepts of semiconductor, ये तो मैं करवा दूंगा आपको। इसके बाद देखिए पहले मैंने हल्का सा एक डिफरेंशिएशन किया बिटवीन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, आई वुड लाइक कि इसमें से आप एक चीज जरूर याद कर लीजिए, इसमें कंडक्टिविटी मेंशन। आप समझ सकते हैं जो सॉलिड जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी पॉजिटिव पावर्स में होती है, 10 की पॉजिटिव पावर्स, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो इंसुलेटर है उनकी नेगेटिव में ही होगी। तो मोस्टली कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स हम 10 पावर 8 के आसपास काउंट करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव मेंशन्ड। मेटल्स में कंडक्टिविटी 10 पावर 2 से 10 पावर 8 तक है, राइट। सेमीकंडक्टर्स में 10 पावर 5 से 10 पावर -6 पॉजिटिव से नेगेटिव, और इंसुलेटर्स में 10 पावर -11 से 10 पावर -9। तो ओवरऑल कोई पूछे भाई इन केस ऑफ इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी क्या है, तो लगभग 10 पावर -11 से 10 पावर -19 तक, और सेमीकंडक्टर्स में 10 पावर 5 से 10 पावर -6 तक है, और जो आपके मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके अंदर 10 पावर 2 से 10 पावर 8 तक। दैट्स इट। यूनिट्स आप समझ सकते हैं क्या होती है। देखो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में क्या होता है, ओम मीटर, इसमें महो मीटर इनवर्सल है, राइट, तो 7 मीटर इनवर्सल। दैट्स इट, कर लेंगे, ये इतना सा करना है आपने। फिर इसके नीचे बता रखा है, देखो अवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हिच कुड बी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जिनमें इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फॉस्फाइड एटसेट्रा। ऑर्गेनिक में डोप्ड थैलोसायनिन्स, ये पढ़े आपने केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, इसकी बजाय मैं ना सिंपल पे चलता हूँ। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथियोफीन। तो ये नेम आपको तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ सकता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन एलिमेंटल फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक तो ये मैंने आपको बताया बड़े आसान है, कैडमियम सल्फाइड वगैरह है। ऑर्गेनिक के नाम आप जानते हैं थोड़े से उलझे हुए होते हैं, तो वो दोनों आप प्लीज यहाँ से जरूर अच्छे से याद कर लेना। Most of the currently available semiconductor devices are based on elemental semiconductors, that is silicon and germanium, and compound inorganic semiconductors. कोशिश चल रही है ऑर्गेनिक को लेने का, तो ऑर्गेनिक आने से थोड़ा उनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए लिखा है, however after 1990s a few semiconductor devices using organic semiconductors and semiconducting polymers have been developed, signaling the birth of futuristic technology of polymer electronics and molecular electronics. In this chapter we will restrict, वो तो मैं करवाई दूंगा, ठीक है, हाँ जी बोलो। तो ये है कि सेमीकंडक्टर्स क्या है, यहाँ तक हम आगे। अगर आपसे एडवांटेज पूछी जाए तो जो आपने ड्रॉबैक्स लिखी है उसी का रिवर्स क्या बन जाएगा, एडवांटेज। नाउ मूविंग अहेड, सेमीकंडक्टर्स का यूजेज क्यों हो पा रहा है और कैसे हो पा रहा है, इसके लिए सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर एनर्जी बैंड क्या है। एक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा होगा कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर जनरेट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। हाँ, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल्स का कॉम्बिनेशन है जिनके अंदर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, आप वैसे देखो ना एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड देन आयनाइजेशन हो जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाते हैं उतनी उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जो एटम्स के कंट्रोल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रहते हैं वैलेंस बैंड, जो वहां से फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस के अंदर ही है, वो कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड। बस ये है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी होता है। और ये बैंड्स क्यों बनते हैं, आप कोई कह सकता है सिर्फ एनर्जी लेवल्स है जो बात कर रहे हैं, बैंड्स क्यों बोल रहे हो आप, तो भाई सिंगल एटम की बात करोगे, सिंगल मॉलिक्यूल की बात करोगे तब तक तो ये लेवल्स है, लेकिन जैसे ही आप a very large number of like 10 power 20, 10 power 25 atoms या molecules को फॉर्म करोगे एक साथ, तो क्या होगा, वो एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई होते हैं। ये बात ध्यान से सुनना,
जो इंडिविजुअल एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल से वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और उनकी मॉडिफिकेशन से आपको क्लियरली दो अलग अलग लेवल्स मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस भी रहता है कि भाई यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाना है, कंडक्शन में जाना है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, जो बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, सो लिखे जरा, लिखिए एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। जिनके पास भी एनसीईआरटी है वो पेज नंबर 470 ओपन कर ले, देख सकते हैं वहां से। मैं आपको कोई बात नहीं बनवाऊंगा, अप्रोक्सीमेट जो उनकी शेप आप एग्जाम में बनाते हैं वो आपको ड्रॉ करवा देता हूँ। ध्यान से सुनना जो हम पढ़ेंगे। 1s 2s पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोच लो आराम से। मुझे एक्चुअली क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, ये तो है टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट भी चाहिए और पेंटावैलेंट भी चाहिए, जैसे आर्सेनिक वगैरह, फॉस्फोरस होता है। तो अभी तो मुझे सिर्फ अभी बता दो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 ना 16 कितना होता है? 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 हाँ 3s2 3p, देख लो ध्यान से, 3p कितना हो चुका? 2 + 2 4 10 12 एंड 2, गॉट दैट? ये होता है। अब इसमें जो 3s और 3p है यही सबसे बाहर एक्सपोज्ड है। अंदर वाले जो लेवल्स हैं आप मान के चलो कि जब क्रिस्टल फॉर्म हो गया, एन कैपिटल एन सपोज बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके कंबाइन होने से क्रिस्टल फॉर्म हो भी गया, तो भी ये अंदर वाले लेवल्स पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़े, इनर्ट हो चुके ना तो पूरी तरह से। अभी जो बाहर वाले दो लेवल्स हैं इनको लेके हम सोच के चलते हैं कि ये 3s लेवल चल रहा है, सॉरी, और ये 3p। अब जैसे क्लोज आते हैं तो यहाँ होती है इंटरमिक्सिंग। उस इंटरमिक्सिंग में क्या होता है, ऐसे करके एनर्जी लेवल्स डिवाइड। ध्यान से समझने क्या बना रहा हूं, एटम्स के बीच की सेपरेशन है, जब वो सेपरेशन इतनी हो गई, ये देखिए जब वो सेपरेशन इतनी हो गई तो यही नहीं पता चल रहा कि कहां पे कौन सा बैंड बना। क्या एस और पी के बारे में बता पा रहे हैं यहाँ पे? तो एक जैसा बन गया ना, जैसे बहुत बड़ा एक पॉन्ड हो, उस पॉन्ड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉन्ड। लेकिन अगर यहाँ से शुरू करूं, देखना क्लियरली पता चल पा रहा है कि भैया जो यहाँ इस एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसमें? पी में, और जो इस एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन थे वो किसमें होंगे? एस में। आते 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 ये स्टेज आएगी, यहाँ पे क्या होने लगा? एनर्जी लेवल्स की मिक्सिंग होने लगी। देख पा रहे हैं, दोनों एनर्जी लेवल्स की मिक्सिंग होने लगी, और यहाँ के पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और थोड़ा सा पास आ जाओगे तो ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट, समझ रहे हो? अब ये गैप बन गया ना बीच में, यहाँ पे कंडक्शन और यहाँ पे बैलेंस, कंडक्शन बैंड बैलेंस। तो ये छोटी सी कहानी आपको समझनी है कि होता क्या है, एज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, यहाँ आते आते इंटरेक्ट करने लगे। आप सिर्फ ये समझा सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अब यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि which one belongs to S and which one belongs to P. So energy levels have got completely mixed, churning हो गई है, उसके बाद एकदम से वो अलग अलग हो गई। Now you can understand कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हाँ जो इंसुलेटर्स हैं जैसे, वहां उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं। इंसुलेटर्स का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सुना है ना, सुना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता तो कोरोना डिस्चार्ज होता है, आया ध्यान? तो ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड की तरफ जब तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। अब 0 केल्विन किसने देखा? बट जैसे आप रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर जाते हैं। ये पार्शियली फील्ड होता है, ये भी पार्शियली फील्ड है, ये भी पार्शियली फील्ड।
लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर्स हम यूजुअली ये कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव रीच्ड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड काफी हद तक फिल्ड है, तो इसीलिए कंडक्टर्स में यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे काफी अच्छी कंडक्शन हो रही होती है। सेमीकंडक्टर्स में भी कंडक्शन चल रही है, थोड़ा सा जैसे हीट बढ़ती है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करता है। अच्छा, ये जंप करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए ये बीच वाला दिखाई दे रहा है ना, जिसे कहते हैं एनर्जी गैप। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज एनर्जी गैप। ठीक है, ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये एज इट इज एग्जाम में आता नहीं। तो आप क्या करेंगे, अभी मेरे साथ इसे बना ले, मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिखवा दूंगा, राइट? बाकी कोई पूरा पढ़ना चाहे तो एनसीईआरटी से लिखो, बनाओ शाबाश। ये है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो अब मेंशन कर दें, लेट अस कंसीडर फॉर सिलिकॉन, लेट अस कंसीडर फॉर सिलिकॉन। फॉर सिलिकॉन इन सेपरेशंस को मैं नेमिंग कर देता हूं, जैसे ये डी है, सी बी ए। ठीक है, हाँ, ये लिखने से पहले एक चीज और कवर अप कर सकते हैं। मान लो n नंबर ऑफ एटम्स है जिनको हम क्लोज लेके आ रहे हैं, तो n नंबर ऑफ एटम्स में देखना यहाँ पे लेवल देखना, ये 3 पे 6 तक जा सकता था ना, 3 पे 6 तक जा सकता था, यानी 4 एनर्जी लेवल खाली पड़े हुए और 4 एनर्जी लेवल भरे हुए हैं। तो n एटम्स के पास टोटल बैलेंस एनर्जी लेवल्स कितने हो गए? 8n। 8n में से 4n फिल्ड है और 4n एम्प्टी है। गॉट दैट? अमूल्य क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? n एटम्स है तो ये बैलेंस कितने बन गए? यहाँ 6 हो सकता है ना, 4 खाली भी तो पड़े हैं, तो 6 + 2 इज 8। हर एक के पास 8 है, लेकिन सबके एनर्जी लेवल्स मिक्स होंगे तो कितने बन जाएंगे? 8n। उन 8n में से 4n फिल्ड होंगे, 4n खाली। ये क्लियर हुआ? ये इसका मुझे यह यूज करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू डू दिस राइट नाउ। कंसीडर formation of crystal, consider formation of crystal by combining n atoms which have 8n valence electrons, लिख सकता हूँ 8n इलेक्ट्रॉन्स या 4n इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से, 8n क्या है? ये कंप्लीट मिला हुआ तब बनता है 8n, पर सारे भरे हुए तो नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं इनको? शेल्स बोल सकते हैं। 8n एनर्जी लेवल बोल दूं? लिखिए, कुछ तो बोला प्रोटॉन आगे से, देखो ना 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना। 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एनर्जी लेवल्स कितने थे? 8n। तो लिख सकते हैं, जब 8n एनर्जी लेवल्स in 3s and 3p, 3s and 3p हो गया। फिर लिखिए, as the atoms come closer, these energy levels start mixing up. Say at a separation C. Say at separation C. Separation C. Fine. फिर नेक्स्ट लिख दीजिए, एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली मिक्स अप। नेक्स्ट लाइन में, एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली मिक्स अप
such that it is difficult to identify, such that it is difficult to identify the energy level occupied by an electron, such that it is difficult to identify the energy level occupied by an electron, say at a separation B, say at separation B. हो गया? अब लास्ट में लिखिए, with further decrease in separation, with further decrease in separation, these 8n energy levels, these 8n energy levels get divided into two energy bands, get divided into two energy bands, such that 4n lower energy levels, such that 4n lower energy levels combine to form valence band. Combine to form valence band, and 4n higher energy levels, 4n higher energy levels form conduction band. 4n higher energy levels form conduction band. अब स्टार मार्क करके लिख दो. In case of conductors, in case of conductors, the electrons are present in both conduction band as well as valence band. Conduction band as well as valence band, and sometimes we call overlapping of the bands. Sometimes we call overlapping of the bands. ये तो कंडक्टर्स के लिए. फिर लिख दो. In case of insulators, in case of insulators, valence band is completely filled. Is completely filled, whereas conduction band remains empty. Whereas conduction band remains empty. ठीक है, फिर लास्ट में लिख दीजिए. In semiconductors, no electrons are present in conduction band. No electrons are present in conduction band at 0 Kelvin. At 0 Kelvin. 0 Kelvin मतलब 0 Kelvin पे सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है? इंसुलेटर की तरह से. Whereas at room temperature, it becomes partially filled. It becomes partially filled.
ठीक है, अब देखो बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि भैया एनर्जी बैंड्स की बात जो बार बार करेंगे है क्या, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड क्या है। जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को क्लोज लाते हो तो क्लोज आने से उनके जो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स थे वो मॉडिफाई हो गए। मॉडिफाई कैसे हुए वो यहाँ पे समझाया गया। जैसे सेपरेशन डिक्रीज हुई एनर्जी लेवल्स मिक्सअप होने लगे, और एक सेपरेशन पे इतने मिक्सअप किस एनर्जी लेवल में ऑल पास आने पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन में लोअर और अपर एनर्जी लेवल्स अलग अलग होंगे। अब इन एनर्जी लेवल्स के कॉम्बिनेशन को जिसमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। ये चीज तो मैंने लिखी ना अभी, अब मेंशन करो, स्टार मार्क करके मेंशन करें। इलेक्ट्रॉन्स present in conduction band, electrons present in conduction band are basically the free electrons, which take part in conduction. Free electrons which take part in conduction. So ये रहता है basically conduction band. अब एनर्जी गैप लिख दीजिए, एनर्जी गैप डायग्राम में भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज EG, एनर्जी गैप। मेंशन कर रहे हैं, it may be defined as minimum energy required, by an electron to jump from valence band to conduction band. Minimum energy required by an electron to jump from valence band to conduction band. That is difference between lowermost energy level of conduction band, and topmost energy level of valence band. तो क्या बोला, ये क्या है, एनर्जी गैप। लिखिए जरा, एनर्जी गैप इन केस ऑफ कंडक्टर्स इज नेग्लिजिबल। एनर्जी गैप इन केस ऑफ कंडक्टर्स इज नेग्लिजिबल, मतलब इस बात का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचने में कुछ भी एनर्जी नहीं चाहिए, ना के बराबर चाहिए। एनर्जी गैप इज नेग्लिजिबल, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, फॉर इंसुलेटर्स एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ साल पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता था, बट अब 3 पे ही चल जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा अगर एनर्जी गैप है तो चीज क्या बन जाती है, इंसुलेटर। मतलब शायद ऐसा होगा कि आप हीट अप करेंगे तो वो चीज पता लगे मेल्ट ही कर गई और कंडक्टिंग नहीं बन पाई, समझ रहे हैं। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप चाहिए होता है। और जो सेमीकंडक्टर्स है उनका एनर्जी गैप कहाँ होता है, लेस देन 3। तो मोस्टली हम ऐसे मेटेरियल पिक करते हैं जिनका एनर्जी गैप 1-1.5 के बीच में लाइक करता है। लिख दीजिए, for semiconductors the energy gap is less than 3 electron volt. For semiconductors the energy gap is less than 3 electron volt. Less than 3 electron volt
but mostly it is close to 1 electron. Mostly it is close to 1 electron. मतलब देखेंगे एलईडीज बनानी है तो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी तरह का फोटो डायोड और कोई डायोड बनाना है तो उनमें 1 के अराउंड रहता है। तो अब हम दो मटेरियल की बात कर रहे थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमें पता होना चाहिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये एनर्जी गैप कितना होता है। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो बता सकते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन किया जाता है, आप समझ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आप में एक बहुत छोटी यूनिट है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में से चलो ये तो बता सकते हो ना किसका ज्यादा होना चाहिए, सिलिकॉन का या जर्मेनियम। ये कैसे सोचा जाता है केमिस्ट्री में, आप कैसे सोचते हो चीजों को, बेस्ड अपॉन साइज। जिसका साइज छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या टफर होगा, टफर होगा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में से छोटा साइज किसका है, सिलिकॉन का। इसीलिए लॉजिक आपके पास है, आप थोड़ा सोच के आंसर करेंगे कि जर्मेनियम का साइज बड़ा होता है, इट इज इजियर टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, सो द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज लेसर एंड फॉर सिलिकॉन इज कंपैरेटिवली ग्रेटर। ठीक है, लिखिए जरा, एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम for germanium 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर फॉर सिलिकॉन कितना लिखते हैं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नॉर्मली जो वैल्यूज है ना 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी मोर स्पेसिफिक एंड 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखी जा सकती है। बट ठीक है, एक्सेप्टेबल रहता है आपकी एनसीईआरटी से प्रॉपर से। देखिए जरा, लेट्स सी। पहले तो जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 470 के ऊपर ये बैंड थ्योरी गिवन है, ये आप पूरी यहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में ये देखिए एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का कैटेगराइजेशन। The lowest energy level in the conduction band is as EC and highest energy level valence band is EV. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखा गया है EG, that is energy gap. The gap between the top of the valence band and bottom, it may be zero or large depending upon material. These different situations are depicted in the figure. वो बना रखी है आगे। I'll just go for one thing. चलो जब ये लिखेंगे तब लिखेंगे। हमने तो मेंशन कर ही लिया कि 0.7 एंड 1.1। 0.7 किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए 1.1। तो आई एम टेलिंग यू कि एग्जैक्ट जो आता है ना वो 0.74 और 1.17, और ये फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो एनर्जी गैप थोड़ा सा रिड्यूस भी करता है। आप लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, लिखिए। There is negligible effect of increase in temperature. There is negligible effect of increase in temperature on energy gap. On energy gap. तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है भाई क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपका आंसर होता है कि नो, देयर इज नो इफेक्ट। जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां जाके आपको फॉर्मूला समझाया जाता है कि अच्छा भाई 0.74 माइनस समथिंग करके वो आंसर, ठीक है। चलिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू नो। अब लिखिए जरा, टू differentiate between conductors, insulators and semiconductors using energy band theory. Using energy band theory. तो बेसिकली आपको एनर्जी गैप के बारे में बताना है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो कंडक्टर्स के केस में आप जानते हैं ओवरलैपिंग होती है या नेग्लिजिबल एनर्जी डिफरेंस होता है। तो सिंपली देखिए ध्यान से, आप यहाँ ऐसे करके एक कंडक्शन बैंड बना रहे हैं और इसी के थ्रू यहाँ से नीचे की तरफ वैलेंस बैंड बना रहे हैं। बस आप लिख के बता देते हैं कि ये वाला जो बनाया ये क्या था, वैलेंस बैंड, और जो ये कंप्लीट शो किया ये क्या था, कंडक्शन।
तो आप देख सकते हैं देयर इज अ रीजन ऑफ ओवरलैप बिटवीन देम। तो ये किसके लिए बनाया मैंने? कंडक्टर्स। नॉर्मली क्या होता है इस पार्ट को तो हम इस तरह से शो कर देते हैं, इसके अलावा जितना भी करेंगे उसमें डॉटेड लाइंस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख दें पहला कंडक्टर्स, there is an overlapping of valence band and conduction band, valence band and conduction band, or negligible energy gap exists, or negligible energy gap exists। ठीक है, डन। चलिए सॉरी बैक। हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे या तो ओवरलैपिंग हो रही है, नेग्लिजिबल एनर्जी डिफरेंस है, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स क्या होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन, वो शो करते हैं। देखिए इन केस ऑफ इंसुलेटर्स उसमें आप शो कीजिए दिस इज से कंडक्शन बैंड और इससे ऐसे एनर्जी गैप दिखा के नीचे वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। इनके अंदर आप ऐसे डॉटेड लाइंस शो कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइंस क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं, राइट? These are energy levels and moreover they make your diagram look a little beautiful। तो उसमें आप क्या करें, वैलेंस बैंड को तो कंप्लीटली फिल्ड दिखाइए, ऐसे डॉट्स क्या है इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, ठीक है? अलग अलग जगह ऐसे भर के दिखा दो कि ये फिल्ड है। डिपेंड करता है कि कितना टाइम है एग्जाम के अंदर। सो देखो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए, ये फिल्ड है, इसको कंप्लीटली एम्प्टी दिखाना है, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इनका जो एनर्जी गैप है दिस इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन। सो ये शो कर, आप ध्यान रखना जो डॉट्स होंगे बड़े बड़े वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे और जो हम ऐसे सर्कल्स बना देंगे वो होल्स को रिप्रेजेंट। तो अभी तो होल्स की कहानी आएगी नहीं। सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, अब लिखें सेमीकंडक्टर्स। तो अभी तो हम सेमीकंडक्टर्स में प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे सिर्फ। सेमीकंडक्टर के केस में फिर से ये बनाए, अभी क्या करोगे सेमीकंडक्टर में, ये जो कंडक्शन बैंड है इसे पार्शियली फील्ड दिखाएंगे। अच्छा एक बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे होंगे वो कहां से आए हैं? वैलेंस बैंड से, है ना? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो पीछे क्या क्रिएट करके गए हैं? होल्स। तो इतना सा काम जरूर करें, देखिए बनाए, यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको होल्स दिखाना, ठीक है? ये बन गए होल्स और भर के आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शो करने हैं यहाँ पर। तो ये शो करेगा कि यहाँ वैलेंस बैंड जो पार्शियली एम्प्टी हुआ है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हुआ है एंड दिस एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। सो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप हो जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनके ऊपर कि which of the following represents so and so, ठीक है? जो इजी क्वेश्चन है। और सेमीकंडक्टर से मान के चलिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको मतलब ये मानो बोनस ही मिलना है अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली सारी की सारी एक एक लाइन, और जो सिंपल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करूंगा बस उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ध्यान से समझ के करें बस।
राइट, ये बना दिया हमने इंसुलेटर्स के लिए। अब एक बात समझ के रखें, इंसुलेटर 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करते हैं, सॉरी ये सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, तो उनका 0 केल्विन एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो मेंशन करें at 0 Kelvin conduction band in semiconductors is completely empty. At 0 Kelvin conduction band in semiconductors is completely empty, whereas at room temperature it becomes partially filled as shown above. At room temperature it becomes partially filled as shown above. टेम्परेचर की वजह से वो एक्साइट हो जाता है। वो अभी समझाऊंगा। अब जैसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा ना, अभी तक तो क्या समझाया आपको कि जब स्ट्रक्चर बनेगा तो बैंड्स की बात होगी। अब बैंड्स की बात होगी तो बैंड्स बने कैसे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब एग्जैक्टली हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम फिट करके सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है। ठीक है, लिखिए जरा, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर लिख दें। सेमीकंडक्टर मटेरियल with less than 1 ppm impurity, with less than 1 ppm impurity is considered pure semiconductor. ppm समझते हो, पार्ट पर मिलियन। 1 ppm stands for 1 part per million, यानी 1 in 10 power 6, that is 1 in 10 power 6। अगर 10 power 6 सिलिकॉन में कोई एक एक्सटेंसिक इधर उधर की इंप्योरिटी पड़ी हुई है तो उसे तो प्योर काउंट कर सकते हो, इससे ज्यादा आने लगा तो उसे आप प्योर कंसीडर नहीं कर पाओ। डन, आर नोन एज प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब लिखिए, सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावैलेंट, सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावैलेंट and hence form covalent bonds to complete their octet, and form crystal structure, ठीक है, ये तो था कि बना कैसे। अब उसमें यूज किसको कर रहे हो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब मेंशन कर दो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। Silicon and germanium are used for making semiconductor devices. तो अब क्या करो, जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल ले लो, सिलिकॉन एटम ऐसे करके बनाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कंप्लीट करोगे। सारे के सारे क्या है, सिलिकॉन। साथ साथ बनाए मेरे, हम ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पार्ट पिक कर दें, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, राइट, ऐसे करके आप शो कर सकते हैं। बनाते जाए, ये बन गया स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर।
अब इसके अंदर जो ये सबसे अंदर वाला सिलिकॉन है, इसमें 1 2 3 4 अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए। ऐसे करके आप शो करोगे, डॉट्स रिप्रेजेंट कर रही इलेक्ट्रॉन्स। आप सिर्फ क्या करना, कहीं एक जगह इसके चारों तरफ एक जगह ये डार्क बनाने की बजाय ऐसे सर्कल किसी एक जगह, और वहां से ऐसे दिखा देना ये जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये शो करेगा फॉर्मेशन ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, दिस इज होल। राइट? तो देखें प्लीज, अब ये तो हमने क्लियर किया कि दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, कम एनर्जी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां जाएगा, इट गोइंग कंडक्शन बैंड, और जो होल है वो कहां प्रेजेंट होगा, वैलेंस बैंड के अंदर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाउंड था वो कहां प्रेजेंट था, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट था। तो जब वहां से वो निकल के गया और वैकेंसी छोड़ के गया, तो वैकेंसी भी वैलेंस बैंड के अंदर क्रिएट होती थी। अब ध्यान से सुनना, कंडक्शन बैंड में तो जितना ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और वैलेंस बैंड में जितनी नीचे होल बनेगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि ध्यान देना, कंडक्शन बैंड तक एक इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड में ऊपर से जंप करना आसान है, जितनी नीचे से सोचोगे उतना जंप करना मुश्किल है। यानी जितने नीचे होल बना वो उतनी ज्यादा एनर्जी से बना। आगे बात समझे? तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट कि कंडक्शन बैंड में जितने अपर एनर्जी लेवल पे जाओगे उतनी एनर्जी ज्यादा, और वैलेंस बैंड में जितने लोअर एनर्जी लेवल पे जाओगे उतनी एनर्जी कम। ठीक है, लिखिए जरा, लिखिए। Very small amount of energy is required. Very small amount of energy is required to free an electron from covalent bond form. To free an electron from covalent bond form. Which is easily gained at room temperature. Easily gained at room temperature. So the electron leaves a vacancy behind. Leaves a vacancy behind in the valence band. Vacancy behind in the valence band known as hole. Known as hole. And reaches to conduction band. Reaches to conduction band. क्लियर? सो भैया इलेक्ट्रॉन होल बने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं जो, इनका कारण क्या है, थर्मल एजिटेशन, हीट मिलना। लिखिए, लिखिए शाबाश। सो थर्मल एजिटेशन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। सो थर्मल एजिटेशन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। causes formation of electron hole pairs. ध्यान है भाई, हो गया? चलिए फाइन। अब क्या हम ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। होल क्या है, एक वैकेंसी। फिर भी हम पता है क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में करंट कंट्रीब्यूट करते हैं और होल्स वैलेंस बैंड में करंट कंट्रीब्यूट करते हैं। होल्स कैसे करंट कंट्रीब्यूट करते हैं? तो सिंपल से सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना। होल बन गया,
इधर से अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो होल उधर शिफ्ट हो गया। होल तो वैकेंसी है ना, खुद तो भाग नहीं सकती। अगर मैं वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कंसीडर करूं तो भाई देखना, यहाँ पे होल था, इलेक्ट्रॉन ने आके फिल किया तो होल इधर शिफ्ट हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन ने फिल किया तो होल इधर शिफ्ट हो गया। यानी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कौन मूव करता है? होल मूव करता है। और कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली जब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नंबर एक यस, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पड़ा होगा कंडक्शन बैंड में उतना ही पॉजिटिव क्रिएट हो गया होगा वैलेंस बैंड, राइट। और जब करंट कंट्रीब्यूशन की बात आएगी तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक चीज का डिफरेंस आता है, इक्वली एक सेंस में कि नंबर इक्वल होगा, लेकिन मोबिलिटी भी एक चीज होती है। मोबिलिटी मतलब जो आसानी से मूव कर सकता है। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में? जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो पहुंच ही चुके हैं ना आपको, तो इसलिए उनका मूव करना इजी है। और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, तो उनके लिए मूव करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। नहीं, ये मान के चलो कि बहुत बड़ा है, जैसे जीडी रोड चल रहा है उसके ऊपर तारे चल रही है, कभी कभी जाम लग जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली समझना है मोबिलिटी की जो बात होती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करें तो जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेंगे बजाय कि इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, बिकॉज़ दे आर फ्री टू मूव। तो अब लिखें जरा, number of free electrons in conduction band, number of free electrons in conduction band is equal to number of holes in valence band, is equal to number of holes in valence band. तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली नंबर डेंसिटी की फॉर्म में किया जाता है। आप लोग जानते हो ना, जब I is equal to NEAPD लिखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, नंबर डेंसिटी होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप मेंशन कर सकते हैं हेंस Ne is equal to NH, ब्रैकेट में लिखा ना नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर करंट कैरियर्स इन वैलेंस। लिख दिया? अब लिखें इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स इन कंडक्शन बैंड, current carriers in conduction band, whereas holes in valence band, holes in valence band। साथ में स्टार मार्क करके मेंशन कर दो, mobility of electrons is greater than that of holes। mobility of electrons is greater than that of holes। रीजन सिंपल बताया, they are in higher energy state, तो वहां पे मोबिलिटी कंपैरेटिवली आसान। सो जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा? टोटल करंट विल बी इक्वल टू IE plus IH। total current is contributed by the sum of currents due to electrons in conduction band and holes in valence। I is equal to IE plus IH। यहाँ पे स्टार मार्क करके एक चीज और लिख दीजिए बस। Actually, movement of holes in valence band, movement of holes in valence band is due to electron movement in valence band, is due to electron movement in valence band in the opposite direction, electron movement in valence band in the opposite direction। ठीक है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला गया, इसलिए होल्स बन। अब जब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इधर शिफ्ट हो गया तो होल इधर शिफ्ट हो गया। सो ये नहीं कहोगे कि होल की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल जगह खाली है। हाँ एग्जैक्ट बिल्कुल। सो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, एनर्जी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तब यहाँ हो। क्लियर हुआ सब आपको? तो आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया
कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अब कल की क्लास में ये बताऊंगा कि जो इंट्रिंसिक आपने आज पढ़ा इसकी क्या ड्रॉबैक्स है, और फिर एक्सट्रिंसिक ने इसे कैसे, उन ड्रॉबैक्स को कैसे ओवरकम किया, और फिर उसकी हेल्प से नेक्स्ट क्लास में डिवाइसेस शुरू करेंगे, पीएन जंक्शन, राइट, एंड पीएन जंक्शन डिवाइस। तो अभी मजे की चीज ये है कि ट्रांजिस्टर पहले ही सिलेबस से हट गया था और इस बार जीना डायोड भी हट गया, तो पता लगे हम शायद आज से तीसरे दिन अपना सिलेबस फिनिश कर, ठीक है। हाँ, अभी सबसे देख रहे हैं वो भी देखें। एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बता रहा हूं, जिन बच्चों ने 12th के एग्जाम्स देने हैं इस बार, उन्हें अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए ताकि बाद में प्रेशर ना पड़े। और प्री बोर्ड का टारगेट कोई 90% का नहीं रखना, 80-85% मैक्सिमम। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, कुछ चैप्टर्स पिक कर लो, कि जैसे सेकंड बुक मेरे साथ साथ अभी करी है आपने, आपका ये होना चाहिए कि सेकंड बुक आपकी 100% कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये आप 100% कंप्लीट करके जाओ। इसके साथ फर्स्ट बुक में से इलेक्ट्रोस्टैट्स, अब आपके ऊपर है, मतलब 5 चैप्टर है, ईएम वेव्स को एक तरफ कर दूं तो 4 चैप्टर बचे, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआईएसी। तो आपको लगता है किसी को कि मैं चारों कर सकता हूं तो चारों करो, नहीं तो उसमें से आप 3 कर लो, एक चैप्टर छोड़ दो, कोई इशू नहीं, जो आपको लगता है वो एक चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। तो प्री बोर्ड तक आपने फिजिक्स का एक यूनिट छोड़ के बाकी सारा कवर कर लिया, अगर उससे प्रेशर रिलीज होता है तो। अब वो करना कैसे कैसे, वो ध्यान से सुनना। तो सुने फिर ध्यान से, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई एक चैप्टर छोड़ने से, अगर यूनिट छोड़ने से अगर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो आप वो एक छोड़ के बाकी सारा कवर कर सकते हैं। सारी डेरिवेशन डेफिनेशन कवर होनी चाहिए, सारी की सारी, प्लस एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स और बैक के एडिशनल छोड़ के बाकी सारे, प्लस प्रीवियस ईयर पर। तो किसी का एक चैप्टर छोड़ने से काम का चलता हो, 2 छोड़ने पड़े तो भाई तुम 2 छोड़, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, जितना करो वो 100% कर दो। मतलब तुम ये कह सको, इलेक्ट्रोस्टैट से पूछ लो भाई क्या क्वेश्चन पूछो, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने कर तो सारे लिए बट एवरी चैप्टर इज ना लिटिल लिटिल लेफ्ट, वो लिटिल लिटिल मिसिंग। ये कह दो कंप्लीटली कि सर मैग्नेटिज्म नहीं आता मेरे को जरा भी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो आपका मन करता है वो पूछ, दैट विल बी ओके। सो इस बात को कृपया करके ध्यान से सुने, कोई भी 1 या 2 यूनिट जो आपका मन करता है पूरी तरह छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी फिर 100% कंप्लीट, और अपना शेड्यूल बना लो, प्रॉपर शेड्यूल बना लो। मैं टेस्ट रख देता हूँ, उसके हिसाब से तुम्हारा शेड्यूल बन जाए, राइट। चलिए, उसमें मैं प्रैक्टिस वाला टेस्ट भी डाल दूंगा और यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट डाल, तो दोनों अपना करते जाओ। लेकिन वो प्रीवियस ईयर वाली अरेंज की जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज है, किसी और की आती है तो भी आपने ले रखी है, वो 100% करनी है आप, ठीक है, डन है। चलो, ये मेन चीज आपको बतानी थी। और प्री बोर्ड के बाद वो 2 चैप्टर आप बड़े आराम से कवर अप कर लोगे। ऑब्जेक्टिव छोड़ने नहीं है, जिस बच्चे ने इस समय ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए अपने सब्जेक्टिव की तैयारी में, वो गया काम, इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाए रखूंगा, बंद नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको हर रोज हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कम से कम 1 से 1.5 घंटे करना है, यानी कि 4 से 5 घंटे तो आप ऑब्जेक्टिव करोगे हर रोज। उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे सब्जेक्टिव, तो 6 घंटे फिर वो सब्जेक्टिव की होगी। तो हर रोज की पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? 6, 5, 11, 11 आवर्स की। तो बात वही आ गई कि भाई अब तो कुछ और करने को होना ही नहीं चाहिए। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में बाद में प्रेशर बढ़ेगा, और अभी पढ़ोगे तो दिमाग फ्री भी रहेगा कि हाँ यार मैंने आज इतना काम कर लिया। तो ये वाली बात आप फॉलो कर जाओ, इसको मिस मत कर। जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना है, वो भी अब इस समझ के साथ काम करोगे कि सारा दिन कोई और काम है ही नहीं अपने को, क्वेश्चन सॉल्व करने। अब तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बनने लगा होगा, राइट। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने शुरू नहीं करी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के उठा के शुरू से चैप्टर करने शुरू कर दो। अब मेरे ख्याल से ऐसा फिजिक्स में मतलब फ्लूइड्स को छोड़ दो, एसएचएम रेस को छोड़ दो, उसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं बची होगी जिसको आपको ये लगता हो कि हाँ हाथ ही नहीं लगा, राइट। तो आप वो शुरू कर सकते, चलो चलते जाओ और करते जाओ। थैंक यू वेरी मच।